हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आइए बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का द्विवेदी फिजिक्स में। आज हम वृत्ति गति या अभिकेंद्र बल की एक ऐसी अवधारणा पर बात करते हैं जो सदैव परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। और ये प्रश्न इस तरह से नहीं पूछा जाता कि अभिकेंद्र बल का अनुप्रयोग समझाइए, बल्कि इस तरह से पूछा जाता है कि वृत्ति मार्ग में साइकिल सवार की गति की गणितीय विवेचना कीजिए। और इससे और ज्यादा प्रचलित स्वरूप जो प्रश्न का है वो ये होता है कि क्या कारण है कि साइकिल सवार मोड़ में अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर थोड़ा सा झुका लेता है। या कभी कभी तो ऐसा किया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्ति मार्ग में साइकिल सवार की गति के लिए जो tan थीटा है वो v²/rg के बराबर होता है, या उसका अधिकतम वेग अगर हम इस तरह से भी प्रश्न कर लेते हैं कि v²/rg tan थीटा, तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि v√rg tan थीटा होता है। ऐसा मतलब इसका मतलब ये है कि वेग जो है थीटा के समानुपाती होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आया करता है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर की छोटी छोटी जो कंटेंट्स में जो दुविधा होती है उन पर पहले बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसका गणितीय स्वरूप आपको बताते हैं। बच्चों, जब भी ये प्रश्न आए तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? वृत्ति गति में जाना चाहिए, अभिकेंद्र बल में जाना चाहिए। और इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत भी हमको यहीं से करनी होती है। मतलब पहली लाइन हम जब इस उत्तर की लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि वृत्ति मार्ग में साइकिल सवार की सुरक्षित गति या केवल गति अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग का अच्छा उदाहरण है। और एक लाइन जो बाद में लिखेंगे, अभी आप इसको समझ लीजिए कि साइकिल सवार की जो वृत्ति गति होती है उसमें साइकिल सवार को सुरक्षित वृत्ति गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति मोड़ पर या मोड़ के केंद्र पर साइकिल के जो पहिए हैं, साइकिल का जो पहिया है और मोड़ का जो केंद्र है, उन दोनों के बीच यानी पृथ्वी के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होती है। मतलब जो आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति है वह पहिया और मोड़ के केंद्र के बीच लगने वाले घर्षण बल से होती है। इस टाइप का एक जो बेस है या बैकग्राउंड है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, एग्जामिनर को खुश करने के लिए अपन पहले बढ़िया तिलक चंदन लगा लेते हैं, तो ये तिलक का काम करता है। तो चलिए पहले इस पर जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद मैथमेटिकल इसका ग्राउंड करते हैं। आप देखिए इस फिगर में मैंने प्रयास किया है चित्र बनाने का, और वो इस तरह से है कि ये एक वृत्ताकार मार्ग है, आप देख रहे हैं चित्र में, यानी OAB। यहां से आप सरल रेखा में जाते हैं और ये मोड़ है, मोड़ का केंद्र A है और यहां से मुड़कर आपको B की तरफ जाना है। आपकी सुविधा के लिए हमने ये बताया था कि ये जो साइकिल सवार है इसके यहाँ ये पहिए हैं, ये पहिए आपको दिख नहीं रहे हैं, है ना? ये जो पहिए हैं ये पैडल, ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ से हैंडल पकड़े हुए है ये आदमी, है ना, साइकिल सवार। तो इसमें देखिए ये जो है इस हैंड से जो हैंडल संभाला है उसमें जो है एक बल लगता है, इसमें जो हैंडल में हाथ लगा है इससे जो बल F2 लगता है। मतलब ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं हैंडल में, तो इसको बल युग्म कहते हैं। और इस बल युग्म के कारण इस साइकिल सवार में घूमने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है उसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। मतलब ये बल युग्म का आघूर्ण भी इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है, जानते हैं आप, ऐसा है ना। अब जब ये सीधे आता है तो क्या कठिनाई होती है और मुड़कर चलता है तो क्या सुविधा होती है, तो इन तमाम चीजों पर बात करते हैं, बात करते जाएंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी लिखते जाएंगे। तो पहले ये चित्र आपने देखा कि किस तरह से ये जो गुरुत्वीय केंद्र है, गुरुत्वीय केंद्र को संभालते हैं F1 और F2, मतलब एक वामावर्ती जो बल है, एक दक्षिणावर्ती बल है। तो कब वामावर्ती बल जो है दक्षिणावर्ती बल के बराबर और विपरीत हो तो हम सुरक्षित
साइकिल को निकाल लिया जाए मोड़ से। आइए इसको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपके आंसर की बात करते हैं। अब इसका आंसर करने के लिए मान लीजिए प्रश्न आता है कि वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति की व्याख्या कीजिए, या कि क्या कारण है कि साइकिल सवार मोड़ में अपने आप को केंद्र की ओर थोड़ा सा झुका लेता है, इस टाइप का। तो आंसर आप यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे कि वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग का अच्छा उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है। इसमें साइकिल सवार को मोड़ में सुरक्षित गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल साइकिल के पहिए और वृत्त के केंद्र यानी जमीन के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। अब गणितीय विवेचना, इसमें हम लिखेंगे कि मान लेते हैं कि चित्रानुसार लिख दीजिए बच्चों, तो आपका आधा काम तो खत्म हो जाता है। मतलब ये ABCDEFG उसमें घुस गए पंडित जी, ये सब नहीं लिखने की जरूरत रहेगी। मतलब इन केस कभी कभी आदमी मिस कर जाता है ना, तो कि वो टर्म छूट गई भाई, तो अपन क्या करते हैं उसके लिए बोल दिए कि भाई चित्रानुसार, राइट। अब आपका आधा काम तो अपने आप हल हो गया। तो आप इसमें लिखेंगे कि मान लेते हैं कि एक साइकिल सवार चित्रानुसार वृत्तीय मार्ग में या एक मोड़ में सुरक्षित गति करना चाहता है। तो अगर हम ये पहले कहें कि ये साइकिल सवार का जो द्रव्यमान है साइकिल से वो m है, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो उस साइकिल सवार का भार हो जाएगा वो कितना हो जाता है, mg हो जाता है ना। तो अपन कहते हैं कि m द्रव्यमान का कोई साइकिल सवार है, वह r त्रिज्या के मोड़ पर या वृत्तीय मार्ग पर भी वेग से सुरक्षित गति करना चाहता है या मोड़ को सुरक्षित पार करना चाहता है। तब परिभाषा से उस पर जो लगने वाले कई बल हैं उनमें से परिभाषा से वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। अब इसमें आपको कोई डेरिवेशन नहीं देना, आप जानते हैं कितना होता है। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। इसके अलावा साइकिल सवार पर निम्नलिखित बल कार्य करते हैं। एक तो ये कि घर्षण बल कार्य करता है यहां पर ए पॉइंट पर, और दूसरा यानी तीसरा बल साइकिल सवार का भार mg जो सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और इस ऊर्ध्वाधर भार को संतुलित करने के लिए प्रतिक्रिया बल, जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, वो F=mg कार्य करता है। ऐसा आप लिख दीजिए। अब दोनों परिस्थितियों को उसको समझा दीजिए। जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको समझा दीजिए कि क्यों हमें थोड़ा सा झुककर चलना चाहिए। तो यहां पहले लिखिए कि अब यदि मोड़ को साइकिल सवार सीधे पार करता है तब क्या होता है। जब साइकिल सवार सीधे पार करता है तो ये जो साइकिल सवार का भार mg है वो तो अभिलंब प्रतिक्रिया के द्वारा संतुलित हो जाता है। तो इसमें जो वामावर्ती बलयुग्म का आघूर्ण है दक्षिणावर्ती बलयुग्म के आघूर्ण से संतुलित हो जाता है। लेकिन जो ये घर्षण बल है, घर्षण बल के कारण इसमें मोड़ के केंद्र के बाहर की ओर साइकिल सवार पर बल लगने लगता है, जिससे उसके बाहर की ओर गिरने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक लाइन लिखिए, ये जरूर लिखिए कि जो साइकिल सवार का भार है वो तो अभिलंब प्रतिक्रिया के कारण संतुलित हो जाता है, लेकिन इस घर्षण बल के कारण उसमें बाहर की ओर अतिरिक्त बल लगने लगता है, जिससे उसके गिरने का खतरा रहता है। अतः जब साइकिल सवार थीटा कोण से झुककर चलता है तो एक पॉइंट पर जो साइकिल सवार के पहिए और केंद्र में पॉइंट ए पर जमीन के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वह आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। इस आवश्यक अभिकेंद्र बल के घर्षण बल के बराबर हो जाने से ये वामावर्त दिशा में जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है दक्षिणावर्त लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के ठीक बराबर हो जाता है। अब जब ऐसा आपने लिख दिया तो उसकी मैथमेटिक्स लिख दीजिए। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल
गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये बल आपका वही भार है और इधर बल क्या है, घर्षण बल है। तो ये जो भार है और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यहाँ ये जीबी होगी, mg यानी जो भार के लिए वो जो संतुलित करता है, तो ये क्या दूरी हो जाती है, जीबी हो जाती है यहाँ पर, है ना, संतुलित करने के लिए। तो ये भार जो है इससे लंबवत दूरी ये है ना, क्योंकि ये जो है ये दोनों समांतर हो गई, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, लंबवत दूरी हो गई। आपको बहुत समझाना नहीं है, आपने कह दिया कि चित्रानुसार, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि mg इंटू जीबी। और इसी तरह से घर्षण बल चूंकि इस दिशा में लगता है, ऐसे लगता है, तो ये इसके समांतर हो गया, तो इसकी जो लंबवत दूरी होगी वो क्या होगी, ab हो गई। तो इस तरह से भार के लिए mg इंटू जीबी और इज इक्वल टू f इंटू ab, ऐसा आपने लिख दिया। अब जीबी और एबी को अपने को भाई अपना जो m है वो क्या है, थीटा को एक्सप्रेस करना है। तो अब संपूर्ण त्रिभुज में ये जीबी और एबी को साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में डिफाइन कर लीजिए। तो ये जीबी बराबर आ जाता है आपके पास जीए इंटू साइन थीटा यानी ऊर्ध्वाधर घटक, और ये आ जाता है यफ का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक यानी कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक यानी साइन थीटा। तो इस तरह से mg, ये जीबी को आप लिख देते हैं डायरेक्ट जीए इंटू साइन थीटा, और यफ के साथ जो उसका क्षैतिज घटक है उसको लिख देते हैं f इंटू जीए कॉस थीटा। तो इस तरह से ये जीए सेम थिंग होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाते हैं म्यूचुअल, परस्पर इनको अपन बाहर कर देते हैं। तो आपके पास बचता है ये mg इंटू साइन थीटा और यह मिलता है f इंटू कॉस थीटा। आपको ज्ञात करना है f की वैल्यू, तो f इज इक्वल टू लिया जाता है mg और इंटू साइन थीटा, और ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा mg इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें मालूम है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम आसानी से क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। आपको एक थीटा ज्ञात करना है, तो f का कंपैरिजन किससे होगा, थीटा से होगा। तो f इज इक्वल टू आपके पास आ गया mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी mg टेन थीटा। अब ये f क्या है भाई, f क्या है, ये जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल है, जो कहां से प्राप्त होता है, घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान आपके पास है f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये आपने पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो ये mv स्क्वायर अपॉन यानी f की जगह आपको क्या रख देना है, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg इंटू टेन थीटा। यहां से आप देखिए बड़ी सरलता से स्मॉल m और स्मॉल m बोथ साइड से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू जी टेन थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं सीधे टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r है, ये g इधर आ जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा v स्क्वायर अपॉन r g। यही प्रूफ कर दीजिए, तो यही सुरक्षित गति से पार करने के लिए इसको टेन थीटा का मान v स्क्वायर अपॉन rg होना चाहिए। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि चाल कितनी होनी चाहिए, या सिद्ध कीजिए कि साइकिल सवार की चाल जो है थीटा के समानुपाती होती है, इस टाइप का पूछा जाता है। तो आप यहां से और एक लाइन हम ले जाते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आ जाएगा rg टेन थीटा, या v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ rg टेन थीटा। यदि टेन थीटा के रूप में लिखना हो या थीटा के रूप में लिखना हो, तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइकिल सवार जिस मोड में गति करता है उसकी त्रिज्या फिक्स रहती है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के एक बिंदु पर निश्चित ही रहता है। यानी दोनों ये राशियां क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएंगी तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ टेन थीटा, या ऐसा लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ थीटा। यानी साइकिल सवार को जितनी तेजी से मोड़ को सुरक्षित पार करना है, जितनी ज्यादा वेग उसको सुरक्षित गति के लिए चाहिए, वह मोड़ पर उतना ज्यादा अपने आप को झुका ले, है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न गणितीय विवेचना में अक्सर आता है, 4 नंबर का आता है, कभी कभी तो 5 नंबर का जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी तो आता है कि 2 नंबर आपको देना होता है एग्जामिनर को। मान लीजिए आपके साथ वो ज्यादती करना चाहता है, तब भी हम तो अच्छे लोग हैं भाई, अब 2 नंबर के लिहाज से आंसर इसका कर लें,
है ना। तो यही मैं आपको 2 नंबर के लिहाज से बता देता हूं कि क्या कारण है, अगर ऐसा प्रश्न 2 नंबर का है या 3 नंबर का, क्या कारण है कि साइकिल सवार मोड़ में अपने आप को केंद्र की ओर कुछ झुका लेता है। तो आपको बताना है कि साइकिल सवार को मोड़ में सुरक्षित गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल साइकिल के पहिए और केंद्र या जमीन से प्राप्त होती है। मोड़ के केंद्र के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। जब साइकिल सवार अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर थोड़ा झुका लेता है तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ RG tan थीटा से ये स्पष्ट होता है। अब ये पूरी गणित आपको बतानी है भाई, आपको 2 नंबर मिलना, तो V इज इक्वल टू RG tan थीटा से स्पष्ट होता है कि थीटा का मान जितना ज्यादा होगा उतना सुरक्षित गति से वह अधिक चाल से भी मोड़ को सुरक्षित पार कर सकता है। तो इस तरह से आपको छोटे क्वेश्चन के आंसर के लिए भी तैयार रहना है, जो बड़े क्वेश्चन के रूप में, डेरिवेशन के रूप में भी आपको तैयार रहना है। तो ये अभिकेंद्र बल से संबंधित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न हुआ करता है, एक अवधारणा हुआ करती है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए और इसी तरह की जो सभी अवधारणाएं फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स की सभी अवधारणाएं प्राप्त करने के लिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, यानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए आनंददायक फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।